Hello my dear students, today we discuss about the chapter number 7 of alternating current. So the topic is different types of AC circuit. AC circuit, the first topic is circuit containing रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक प्योर रेजिस्टेंस लगा है, मींस नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा है, तो उसका जो करंट होगी, उसकी जो इफेक्टिव करंट होगी वो क्या होगी। यानी कि एक हम मान लेते हैं कि एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस लगा दिया और एसी सोर्स के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये एसी सोर्स का सिंबल हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस आर हो गया। अब एसी सोर्स में क्या होता है कि जब भी हमारा एसी सोर्स जनरेट होती है, यानी कि हमारी जो आर्मेचर है वो क्या करती है, रोटेट करती है। मींस वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर उस कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो वहाँ पर जो ईएमएफ क्रिएट होता है वो होता है V = V0 sin ओमेगा टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E = E0 sin ओमेगा टी। इन दोनों में से किसी को भी हम समीकरण 1 मान लें, इक्वेशन 1 मान लें। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो V = क्या होता है, I × R होता है। और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो I × R = V0 sin ओमेगा टी। सो I = V0/R sin ओमेगा टी। और यहाँ पे जो V0/sin R है, जो कि पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, तो इसको वी कैन राइट I0, क्योंकि सब वैसा ये V/R के फॉर्म में है। सो I0 sin ओमेगा टी, यानी कि ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का अगर कंपैरिजन कराते हैं तो देखते हैं कि बोथ आर सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज V, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं। तो यहाँ इनका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से आता है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये हमारा I हो गया, ये हमारा V0 हो गया। ठीक है, मीन्स ये हमारा V है और ये हमारा I है। ठीक है, दोनों सेम फेज में हैं। अगर इनका फेज डिफरेंस देखें कितना होगा, जैसे कि फेज का यानी कि दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, तो एक साथ साथ चलने का मतलब क्या है कि इस तरह से, यानी कि V क्या कर रहा है, आगे है V मैक्सिमम है थोड़ा हमारा V0, और करंट क्या है, I है। यानी कि सेम ऐसा ही कुछ है, ये I0, ये हमारा V, ये I। ठीक है, और फेज इनका कितना है, ओमेगा टी, दोनों का कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कि कब हुआ ये, जब सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ केवल रेजिस्टेंस था, उस केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट अगर ये कहा जाता है कि अगर सर्किट में कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा है तो उस केस में क्या होगा, तो हम बना देते हैं, इंडक्टेंस लगा देते हैं। चलिए, इंडक्टेंस भी लगा दिया। ठीक है, सो इंडक्टेंस लगाने के लिए सेम वही केस आ जाएगा कि जब इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट, सो वहाँ पर भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ V = V0 sin ओमेगा टी। ये तो हमारा मेन इक्वेशन हर बार यही रहेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें।
अब आपने इससे पहला जो चैप्टर था उस चैप्टर में ये पढ़ा था आपने कि जब कोई कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं किसी सर्कुलर कॉइल से, तो वहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है, और ईएमएफ की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, जो कि करंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो उस केस में वो भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, यानी कि V इज इक्वल टू LdI/dt। मीन्स फैराडे का सेकेंड लॉ अगर हम यूज़ कर लेते हैं माइनस साइन के साथ, क्योंकि वो उसी का अपोज करती है जिससे वो जनरेट होती है, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम इतना एक्सप्रेशन ले रहे हैं, V इज इक्वल टू LdI/dt। सो अब इस वैल्यू को अगर उसके साथ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, LdI/dt इज इक्वल टू V नॉट sin omega t। So L means di is equal to V नॉट अपॉन L sin omega t dt। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉल करंट है, स्मॉल टाइम के लिए है, तो अगर टोटल करंट निकालनी है तो इंटीग्रेटिंग कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये वी नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर कर लीजिए, साइन ओमेगा टी आ जाएगा डी टी। और साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई वी नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लें, वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस, यानी कि साइन थीटा माइनस π/2, यानी कि साइन थीटा माइनस जब π/2 होता है तो क्या आ जाता है, माइनस कॉस। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर लें तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ई। अब ये द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज 1। सो therefore the maximum current in the circuit, the maximum current इन द सर्किट जो होगा वो क्या होगा, वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर ले, कंपेयर कराने पे देख रहे हैं कि π/2 का फेज डिफरेंस आ रहा है, वो भी माइनस के साथ। तो π/2 का माइनस फेज डिफरेंस ये आ जाएगा। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, बट करंट हमारी क्या कर रही है, वोल्टेज लीड्स कर रहा है बट करंट क्या कर रही है, लैग्स कर रही है। तो उस कंडीशन में जो करंट हमारी होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा वी नॉट, ये हमारा π/2, ये हमारा आई नॉट, ये हमारा आ जाएगा पाई। सो ये π/2 क्या कर रहा है, लैग्स कर रहा है क्या, करंट हमारी। और इसका जो फेज डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा वी नॉट, और इसका आई नॉट जो होगा वो कुछ ऐसा तरह होगा, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अगर जाएगा 90 डिग्री के साथ, ये हमारा हो जाएगा आई नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। So we know that the
पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू क्या था, वी नॉट ओमेगा इंटू एल. सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये जो ओमेगा इंटू एल है वो भी क्या है, डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस के इक्वल है. ओमेगा इंटू एल ये डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस. सो वी फाइंड ओमेगा एल, द प्रोडक्ट ओमेगा एल is the same of dimension of resistance. So ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सो इट इज नोन एज क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस. और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल हो जाएगा. और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ इंटू एल होती है. तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल. यहाँ पे एल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा. मीन्स इससे ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी ज़्यादा इंक्रीज होंगी उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, उसको भी देख लेते हैं. तो अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो क्या होगा, ये हमारा C हो गया. तो सेम केस V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. अब अगर कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर के लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी. V इज इक्वल टू होता है W बाई सी, Q बाई सी. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है. ठीक है, इस केस लिए V इज इक्वल टू Q बाई सी. यहाँ पे C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या इसको कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, कांस्टेंट टर्म ही है. चैप्टर सेकंड आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा वहाँ पे. सो इसके लिए अगर हमें करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस करंट, अगर मान लेते हैं कि थोड़े समय के लिए इंस्टेंटेनियस करंट आई in the circuit is, so क्या हो जाएगा, therefore I is equal to क्या होता है, dq बाई dt हम लिखते हैं. और यहाँ पे q की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि इसको ऐसे लिख दें अगर इस इक्वेशन को, q अपॉन c v नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट c साइन ओमेगा टी डी बाई डी टी. ठीक है, अब v नॉट c को बाहर कर लें, v नॉट c बाहर कर लेंगे तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, सॉरी, इज इक्वल टू आई. और साइन ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई इज इक्वल टू वी नॉट सी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा यानी कि ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. और कॉस ओमेगा टी को अगर हम साइन में चेंज करें तो हम ये लिख पाते हैं, क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा, सॉरी इसको ऐसे लिख दें, ओमेगा इंटू सी. क्यों, क्योंकि वी नॉट अपॉन वी नॉट ओमेगा सी था, और इस ओमेगा सी को अगर नीचे लिखना है तो 1 अपॉन में लिख दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं. ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ से हटा करके. ठीक है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी. अब कॉस ओमेगा टी था, तो कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो ये आ जाएगा एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये हमारा क्या हो जाएगा,
पीक करंट हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसको अगर फर्स्ट के साथ कंपेयर कराते हैं तो हमारा आप देखते हैं फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई बाई 2 का ज़्यादा होता है। मीन्स आई हमारी क्या करती है, लीड्स करेगी, और करंट हमारा वोल्टेज हमारा क्या करेगा, लैग्स करेगा। सो वोल्टेज तो हमारा ये हो गया, और जो करंट हमारी होगी वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आई नॉट होगी, और ये हमारा वी नॉट हो जाएगा। बट पाई बाई 2 का क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। और इस केस में अगर हम इस ग्राफ से देखें, फेजर डायग्राम से, तो वी नॉट हमारा ये कुछ है यानी कि ओमेगा टी, और इसमें पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 2 अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ये हमारा आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हमारा V और ये हमारा I। ओके।